हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और आज यहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 5 मिल रहा है। घटनासार के पोस्टमार्टम में 4 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए। आज के लेक्चर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी का अध्ययन यहाँ पर करेंगे और सितंबर हो गया, अगस्त हो गया, अक्टूबर महीने के करंट अफेयर जो हैं उसको नहीं देखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रयास रहेगा कि आपको याद भी हो जाए, है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नेपाल यात्रा हुई है, 16 मई को हुई है, तो बहुत रिसेंट का एकदम है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक दिन की नेपाल यात्रा पर गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। 16 मई 2022 को लुम्बिनी पहुंचे थे और नेपाल के रिश्तों को नई मजबूती प्रदान की। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से द्विपक्षीय वार्ता हुआ वहाँ पर। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देशों का रिश्ता हिमालय जैसा अटल और पुराना है, हम अपने वास्तविक रिश्तों को और ऊंचाई देंगे, ठीक है। 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ, समझौता हुआ। 6 महत्वपूर्ण समझौते जो हैं इसमें महत्वपूर्ण है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध अध्ययन पीठ की स्थापना से संबंधित समझौता था, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध अध्ययन पीठ की स्थापना संबंधित समझौता एक था। भारतीय अध्ययन पर ICCR पीठ की स्थापना के लिए त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बीच सहमति पर हस्ताक्षर किए गए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बीच सहमति पर हस्ताक्षर किए गए। IIT मद्रास और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच स्नातकोत्तर स्तर पर संयुक्त डिग्री करार हुआ और उसके अलावा अरुण 4 हाइड्रो परियोजना के विकास और उसे लागू करने के लिए भी समझौता हुआ, ठीक है। 490 मेगावाट का है, तो अरुण 4 हाइड्रो परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी वहाँ पर, ठीक है। लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र की आधारशिला रखी लुम्बिनी में, और इस केंद्र के निर्माण पर $1 बिलियन के खर्च का अनुमान है, ठीक है। 3 वर्षों में यह बनकर तैयार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर याद रखिए कि मई 2022 यानी 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री जी नेपाल गए, वहाँ पर कुछ समझौता हुआ। शेर बहादुर देउबा से मिले और डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध अध्ययन पीठ की स्थापना संबंधित समझौता हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र के लिए समझौता हुआ लुम्बिनी में। अरुण 4 हाइड्रो परियोजना से रिलेटेड समझौता हुआ, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी गए थे 2 से 4 मई को। महत्वपूर्ण है कि 2 से 4 मई को प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे, तो गए थे पहले जर्मनी गए, फिर डेनमार्क गए और फिर फ्रांस गए। 16 मई को आपने नेपाल वाला देख लिया, जर्मनी गए, डेनमार्क गए और फ्रांस गए। जर्मनी में वहाँ के जो चांसलर हैं ओलाज क्या नाम है उनका, ओलाज सुल्ज हैं, से द्विपक्षीय वार्ता हुआ। इसके बाद 6ठी भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में शामिल भी हुए। 6वें नंबर का था भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श, वहाँ पर उसमें शामिल हुए, ठीक है। उन्होंने कार्यक्रम की सह अध्यक्षता भी की। उसके अलावा जर्मनी के साथ 9 समझौते हुए, जिसमें एक महत्वपूर्ण समझौते के अंतर्गत भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रालयों के बीच डायरेक्ट एन्क्रिप्टेड कनेक्शन, सीधा गोपनीय संपर्क स्थापित करने के लिए भी समझौता हुआ। डायरेक्ट एन्क्रिप्टेड कनेक्शन, ओके। जर्मनी ने सतत विकास और जलवायु सहयोग के लिए भारत को वर्ष 2030 तक 10 अरब यूरो के अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता व्यक्त की है, याद रखिएगा। 10 अरब यूरो 2030 तक जर्मनी ने सतत विकास और जलवायु सहयोग के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। 9 समझौते वहाँ हुए, 6 समझौते नेपाल में हुए। तो पहली बार जर्मनी गए, फिर उसके बाद वहाँ से डेनमार्क चले गए, डेनमार्क के कोपेनहेगन में, जहाँ पर दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। नॉर्डिक कंट्री में देखिए, नॉर्डिक कंट्री जो हैं उसको हमने ट्रिक के द्वारा बताया कि इसमें कंट्री जो है FINDS, फाइंड्स, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। तो दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिए डेनमार्क की मेज़बानी में, ओके। इसमें ये देश हैं, इनको नॉर्डिक देश कहा जाता है। कोपेनहेगन 3 मई को पहुंचे थे, उनकी डेनमार्क की पहली यात्रा थी प्रधानमंत्री जी की। वे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर गए थे, ठीक है। 9 समझौता यहाँ पर भी हुए। और यहाँ पर एक बात हुई कि नॉर्डिक देशों के शिखर सम्मेलन में विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन इन देशों ने दोहराया। ज्ञातव्य है कि पहला भारत नॉर्डिक शिखर
सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। अभी इस बार कहाँ हुआ? डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ। ओके, अब फ्रांस वहाँ से गए, फ्रांस गए, इमैनुअल मैक्रोन से मिले और वहाँ पर कुछ समझौते वगैरह हुई, बातचीत हुई। ठीक है, तो 3 देशों की यात्रा 2 से 4 मई जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में, उसके पहले नेपाल में गए थे। ओके, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। 180 देशों का यह रिपोर्ट है और भारत को इस वर्ष 150वें स्थान पर रखा गया है। उत्तर कोरिया को सबसे आखिरी स्थान पर रखा गया है। नॉर्वे डेनमार्क टॉप 2 के देश हैं। नॉर्वे डेनमार्क रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 180 देशों में 150वें स्थान पर है। नॉर्वे डेनमार्क टॉप 2 देश हैं। उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर है और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ओके, हाँ, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका भारत से अच्छी स्थिति में, भारत 150वें स्थान पर है। तो भारत की रैंक पिछले वर्ष कितनी थी? भारत की रैंक 2021 में कितनी थी? आप कमेंट करिएगा। इसके कुछ आयाम हैं जिससे जारी किए जाते हैं। ठीक है, कैसे? राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा पर आधारित यह रिपोर्ट होती है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में। अभी तक चाइना में आप वीडियो देखे होंगे कि अभी तक चाइना में था सबसे बड़ा ग्लास का ब्रिज, आपने देखा होगा। तो अब ये वियतनाम में हो गया। 632 मीटर ऊंचा है और इसे वियतनाम का बाक लांग पैदल यात्री पुल, बाक लांग पेडेस्ट्रियन ब्रिज कहा जाता है, जो 632 मीटर लंबा है और एक विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर 492 मीटर पर स्थित है। ठीक है, और कांच के तल वाला पुल बनाकर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। यह ग्वांगडोंग चीन में स्थित अब तक के सबसे लंबे 526 मीटर ग्लास ब्रिज के रिकॉर्ड को तोड़ता है। यह 632 है और चाइना वाला 526 मीटर था। और बांग लांग पैदल पुल, जिसका अर्थ वियतनामी भाषा में होता है व्हाइट ड्रैगन, है ना, व्हाइट ड्रैगन, याद रखिएगा, वियतनाम में हो गया 632 मीटर। ये हैं जॉन ली का च्यू, हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी। जॉन ली का च्यू, याद रखिए, हांगकांग के मुख्य कार्यकारी बने हैं। कैरी लैम की जगह लेंगे। ओके, जॉन ली का च्यू। यूनसुक योल दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति हुए हैं दक्षिण कोरिया के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मई में है। तो यूनसुक योल दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति। यूनसुक योल। ओके, हाँ, अभी हमने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में देखा। तो आप बताइएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है और 2022 में उसकी थीम क्या है? ओके, ठीक है, कमेंट करिएगा। यूसुक योल दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बने हैं, यूसुक योल, याद रखिएगा। और महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका में बड़ी बुरी स्थिति चल रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अधिवक्ता से नेता बने 73 ईयर ओल्ड विक्रमसिंघे पहले भी 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हें अपनी दूरदर्शी नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। यह दूसरी बार है जब श्रीलंका में लगभग 1 महीने की अवधि में आपातकाल घोषित किया गया। 1 महीने में 2 बार आपातकाल घोषित हुआ। वर्ष 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है ना, याद रखिएगा नाम इनका। इम्पैक्ट रैंकिंग 2022, टाइम्स हायर एजुकेशन ने इम्पैक्ट रैंकिंग, याद रखिएगा, किसने इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 जारी की? टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी की गई। तो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी। रैंकिंग में भारत के 8 विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं, शीर्ष 300 में। और शीर्ष 300 में सबसे नंबर 1 पर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, शीर्ष पर है। इसके बाद एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की। 110 देशों में रिकॉर्ड बाद 15-24 संस्थानों ने रैंकिंग में हिस्सा लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न वगैरह। भारत रैंकिंग में संयुक्त चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है, जिसमें कुल 64 विश्वविद्यालय शामिल हैं, है ना। तो भारत में कुल 64 विश्वविद्यालय शामिल हैं भारत के इसमें। लेकिन दक्षिण एशिया में अमृता विश्व विद्यापीठम को समग्र तालिका में 41वें स्थान पर रखा गया है। अमृता विश्व विद्यापीठम को समग्र तालिका में 41वें स्थान पर रखा गया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को ओवरऑल प्रदर्शन में शीर्ष 100 में 74वें स्थान पर रखा गया है। ओके, तो ये याद रखिएगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर निकली है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के देश के सभी केंद्रीय और राज्य सहायता सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में पहला स्थान दिया गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ उपश्रेणी में 14वां स्थान प्राप्त किया है। इस श्रेणी में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ श्रेणी में ये क्वेश्चन घुमा के आयोग पूछ सकता है। अमृता विश्व विद्यापीठ कुछ 41वां स्थान नंबर 1 पर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ओवरऑल प्रदर्शन में 74वें स्थान पर है। और
ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आपको दिख रहा है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में 14वें स्थान पर है। ठीक है, कौन सी? इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 जारी किया टाइम्स हायर एजुकेशन। सिडनी वाली यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर 110, मतलब भारत रैंकिंग में संयुक्त चौथा सबसे प्रतिनिधित्व वाला देश, और भारत के 64 विश्वविद्यालय शामिल हैं। अमृता विश्व विद्यापीठम 41वें नंबर पर है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में है तो 74वें स्थान पर है। कलकत्ता विश्वविद्यालय को डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ उपश्रेणी में 14वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, दक्षिण कोरिया CCDCOE में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश। CCDCOE क्या है? कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ये नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो किस संधि है या फिर एक्ट है या फिर पैक्ट है उसके थ्रू बना है, ये कमेंट करिएगा, और कब बना है ना। और दक्षिण कोरिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। महत्वपूर्ण है, एशियाई देश बन गया है। ओके, नाटो CCDCOE में कुल आधिकारिक सदस्यों के रूप में 32 देश शामिल हैं, जिसमें 27 नाटो सदस्य देश और 5 गैर नाटो सदस्य शामिल हैं। और अभी लॉक्ड शील्ड 2022 में भाग लिया था दक्षिण कोरिया ने भाग लिया था। तो ये अभ्यास जो है एस्टोनिया में हुआ था। एस्टोनिया में कल के लेक्चर में हमने देखा था, एस्टोनिया में हुआ था। फिनलैंड इसमें ओवरऑल में विजयी रहा। ठीक है, एस्टोनिया में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा साइबर लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड इसका नाम है। ओके, याद रखिएगा। तो फिलीपींस क्या नाम है? दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हुआ। सिप्री की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आई है। भारत का सैन्य खर्च अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। ओके, सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश USA है। सैनिक पर खर्च करने वाला USA है। ओके, उसके बाद चीन है। भारत तीसरे नंबर पर है। चौथे पे UK है और 5वें पे रसिया है। याद रखिएगा, 5वें पर रसिया है। और विश्व लेवल पर बात करें कि GDP का कितना खर्च सैन्य पर खर्च होता है, तो वैश्विक GDP का 2.2%, इतना याद रखिए। USA रसिया के बाद भारत, USA चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका की मेजबानी में हुआ है। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन बिम्स्टेक सम्मेलन। तो यहाँ पर थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में पदभार ग्रहण किया। मतलब श्रीलंका के बाद अगली बार जो अध्यक्षता करेगा वह थाईलैंड करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड के माध्यम से शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और इसका विषय था टूवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक्स हेल्दी पीपल, एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध आवश्यकताएं स्वस्थ लोग। ओके, 30 मार्च को हुआ। कोलंबो शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक चार्टर को अपनाया गया, जिसके बाद बिम्स्टेक को एक प्रतीक ध्वज औपचारिक रूप से सूचीबद्ध सिद्धांतों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता मिली है। 25वां स्थापना वर्ष था, 2022 में 25वां स्थापना वर्ष था। शिखर सम्मेलन में परिवहन कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान को अपनाया गया, जो भविष्य के क्षेत्र में कनेक्टिविटी से संबंधित गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा तैयार करेगा। ओके, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में घोषणा की कि भारत अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक सचिवालय को $1 मिलियन की राशि प्रदान करेगा। $1 मिलियन की राशि प्रदान करेगा। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। कितने देश हो गए? 4, 3, 7 देश हैं बिम्स्टेक में। तो ये कुछ बिम्स्टेक से रिलेटेड मैटर है, याद रखिएगा। इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में हो रहा था। इंडिया आउट कैंपेन तो उसको रोक लगाई है वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह ने रोक लगाई है। बस इतना याद रखिए, इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था वहाँ पर और राष्ट्रपति सोलिह ने कहा कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। बस इतना याद रखिए। क्या है इंडिया आउट कैंपेन? पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम के नेतृत्व में विपक्ष मालदीव में तैनात भारतीय सैन्यकर्मियों को बाहर निकालने के लिए इंडिया आउट अभियान चला रहा है। हाल के महीनों में इस आंदोलन ने गति पकड़ी है। सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि भारत से मालदीव को कोई खतरा नहीं, विपक्ष का दावा है कि भारत मालदीव पर अनुचित प्रभाव डालता है और राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की स्वतंत्रता को खतरा है। ऐसा उनका दावा है विपक्ष का, है ना। वो चाइना समर्थित हैं जो इसके पहले वाले राष्ट्रपति थे, इसलिए ऐसा दावा कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान यात्रा हुई है 1 से 4 अप्रैल के बीच में और वहाँ पर तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्डी मुहामेदोव से वह मिले, है ना। कहाँ पे? 1 से 4 अप्रैल 2022 को उनकी यात्रा थी।
और वर्ष 2022 से 25 की अवधि के लिए तुर्कमेनिस्तान और भारत की सरकारों के बीच संस्कृति और कला के क्षेत्र में सहयोग का कार्यक्रम अब होगा 2022 से 25 में। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस अवसर पर भारत तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। 30वीं वर्षगांठ थी, याद रखिएगा। ओके, तुर्कमेनिस्तान की यात्रा 2 से 4 अप्रैल। और भारत के राष्ट्रपति की नीदरलैंड की यात्रा भी हुई है। नीदरलैंड की यात्रा हुई है नीदरलैंड की 4 से 7 अप्रैल। 2 से 4 तो तुर्कमेनिस्तान में थे, फिर वहीं से बगल में चले गए नीदरलैंड में 4 से 7 अप्रैल में। वहाँ के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के निमंत्रण पर गए थे। पिछले 34 वर्षों में यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की नीदरलैंड की पहली यात्रा थी। भारत एवं नीदरलैंड अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, है ना। उज्बेकिस्तान के साथ अभी तुर्कमेनिस्तान के साथ 30वीं वर्षगांठ, नीदरलैंड के साथ 75वीं वर्षगांठ। महामहिम राजा विलियम अलेक्जेंडर के साथ अपनी बैठक में राष्ट्रपति श्री कोविंद ने भारत और नीदरलैंड के बीच दोनों लोकतंत्रों में प्राकृतिक साझेदारी पर तथा नवाचार व प्रौद्योगिकी के चालकों के रूप में आपसी तालमेल पर विस्तृत चर्चा की। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम स्थित केकेनहोफ ट्यूलिप गार्डन में पीले ट्यूलिप की एक नई प्रजाति एम्स्टर्डम स्थित केकेनहोफ ट्यूलिप गार्डन में पीले ट्यूलिप की एक नई प्रजाति को मैत्री नाम दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। नीदरलैंड गए थे, 75वीं वर्षगांठ थी। ओके, विश्व बैंक ने पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया। विश्व बैंक ने वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया और विश्व बैंक ने 23 मार्च को जारी किया। काले राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया। WCB को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह 5 वर्ष का 150 मिलियन $US का सतत विकास बॉन्ड है, जिसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा, संभावित प्रदर्शन भुगतान शामिल है, ठीक है। ये याद रखिएगा, विश्व बैंक ने यह जारी किया है। अब यहाँ पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सुरक्षा कॉन्क्लेव में कितने देश हैं, तो भारत, श्रीलंका और मालदीव हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बैठक मालदीव के माले में संपन्न हुई। 3 देश भारत, श्रीलंका, मालदीव के माले में मार्च 2022 में यह बैठक संपन्न हुई। ओके, तीनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें उपस्थित थे। चौथा नया सदस्य इसमें एंट्री किया है, मॉरिशस भी बैठक में शामिल रहा, जबकि बांग्लादेश व सेशल्स ने पर्यवेक्षकों के रूप में इसमें उपस्थिति दर्ज की। बांग्लादेश और सेशल्स ने पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में वहाँ पर उपस्थित थे। मॉरिशस अगला देश बना। अजीत डोभाल ने यहाँ पर उपस्थित थे, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ओके, याद रखिएगा। हाँ, बताइएगा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव पहली बार इसका मतलब गठन कब हुआ था। अगला है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो बहुत सी चीज़ें इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में दी गई हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी इसको जारी किया है। और रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष सभी गर्भधारण में लगभग आधे अनचाहे होते हैं। सभी गर्भधारण में लगभग आधा अनचाहे होते हैं। इतना याद रखिए, बाकी चीज़ें बहुत इन्होंने दिया है, वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं। याद रखिए किसने जारी, कौन जारी करता है। अमेरिका ने भारत सहित 7 देशों को बौद्धिक संपदा संरक्षण की निगरानी सूची में डाला। 7 देशों को बौद्धिक संपदा संरक्षण की निगरानी सूची में डाला है। तो 3 देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला। ओके, एक देश इंडोनेशिया है, और उसके बाद भारत से सटे, मतलब भारत के सटा हुआ चीन है, उसके बाद चीन से सटा हुआ रूस है। 3 इधर हो गए, 3 उधर, भारत, चीन, रूस 3 इधर, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला ये 3 दक्षिण अमेरिका, फिर इंडोनेशिया है। ओके, तो प्रियोरिटी वॉच लिस्ट प्राथमिकता नागरिकता सूची में शामिल किया है, बौद्धिक संपदा संरक्षण की निगरानी सूची में डाल दिया है अमेरिका ने। और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट में अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों की सुरक्षा वगैरह में, मतलब इसी में जारी किया। तो कैथरीन ताई ने अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट में यह देखा, और स्पेशल 301 रिपोर्ट दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन की स्थिति का वार्षिक मूल्यांकन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कई बार बताया जा चुका है, फिर देखते हैं कौन जारी करता है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है। जापान और सिंगापुर टॉप पर हैं। जापान और सिंगापुर के लोग 192 देशों में बिना किसी वीज़ा के जा सकते हैं। भारत साओ टोमे और प्रिंसेस के साथ संयुक्त रूप से 84 नंबर पर है। आप कमेंट करिएगा भारत 2021 में कितने नंबर पर था। ठीक है, 84वें नंबर पर है भारत साओ टोम और प्रिंसेस देश के साथ।
ब्राज़ील का सीटीओ बुर्ले मार्क्स साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। अब ये पूछा जा सकता है कि सीटीओ बुर्ले मार्क्स कहाँ का है, तो ब्राज़ील का है। ब्राज़ील सीटीओ बुर्ले मार्क्स, बुर्ले लिखा है तो बुर्ले यानी ब्राज़ील का है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दक्षिण कोरिया पहला तैरता हुआ हवाई अड्डा बनाएगा 2035 तक। दक्षिण कोरिया पहला तैरता हवाई अड्डा बनाएगा 2035 तक, याद रखिएगा। बांग्लादेश ने भारत को चटगांव बंदरगाह के उपयोग की अनुमति दी। तो चटगांव बंदरगाह कहाँ पर है देखिएगा, बांग्लादेश में है लेकिन किस छोर पर है देखिएगा। तो बांग्लादेश ने चटगांव बंदरगाह के उपयोग की अनुमति दे दी है। इससे जो होगा कि चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का मुख्य बंदरगाह है। इस बंदरगाह के जरिए न केवल भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा से कनेक्टिविटी भी भारत की सुधर जाएगी। ओके, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक शोर प्रदूषण वाले 61 शहर, शोर करने में, नॉइस पॉल्यूशन में 61 शहरों की सूची संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने जारी की। यूएनईपी ने जारी की विश्व के सर्वाधिक नॉइस पॉल्यूशन करने वाले। तो ढाका जो है, बांग्लादेश का ढाका नंबर 1 पर है और दूसरा जो मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है ना, दूसरे नंबर पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पर 114 डेसिबल रिपोर्ट में बताया गया है, नॉइस पॉल्यूशन 114 डेसिबल और ढाका 119 डेसिबल है ना। 61 देशों में ढाका नंबर 1 पर है, मुरादा दूसरे नंबर पर है। ढाका बांग्लादेश का, फिर मुरादाबाद भारत का। सबसे कम शोर करने वाले में इरबिन है जॉर्डन का, सबसे कम प्रदूषण में इरबिन जॉर्डन का है। ओके, और उसके अलावा 61 शहरों में भारत के 5 शहर इसमें शामिल हैं प्रदूषण में। 61 शहर में यूएनईपी की रिपोर्ट में 61 में भारत के 5 हैं। मुरादाबाद नंबर 1 पर 114 dB है। कोलकाता और आसनसोल दोनों पश्चिम बंगाल के 89 dB, दिल्ली 83 dB, जयपुर 84 dB है। विशेषज्ञों के अनुसार 70 डेसिबल से अधिक साउंड फ्रीक्वेंसी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। 70 डेसिबल से अधिक फ्रीक्वेंसी। ओके, बहुत लोगों को साउंड से भी डर लगता है। कभी डीजे वगैरह चलता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं किनारे जाकर छिप जाते हैं, और हमने देखा है, ऐसे लोगों को देखा है। और उसके अलावा ज़्यादा शोर डीजे वगैरह से होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है ना। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी हुई मार्च 2022 में। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। 146 देशों में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2021 में भारत को 139वां स्थान प्राप्त था हैप्पीनेस में, है ना। और रिपोर्ट जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कई फैक्टर्स के आधार पर रैंक करता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 146 देशों में भारत को 136वां स्थान 2022 वाले में दिया गया। पिछले वर्ष 139 पर भारत था। देखते हैं हैप्पी कौन है सर्वाधिक। सबसे ज़्यादा हैप्पी देश है, खुश है, फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड है टॉप 3 में। अफगानिस्तान सबसे अप्रसन्न देश है, फिर लेबनान है दूसरे नंबर पर। लेबनान की कैपिटल क्या है कमेंट करिएगा। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो ब्राज़ील, पड़ोसी नहीं ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स देशों में देखिए भारत मतलब आखिरी स्थान पर ब्रिक्स देशों में। ओके, हथियारों के आयात और निर्यात पर सिप्री की रिपोर्ट यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है। हथियारों के आयात निर्यात पर तो सर्वाधिक आयात किया जाता है इस्मा, याद रखिए। इंडिया, सऊदी अरब, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 हैं जो हथियार खरीदते हैं। और हथियार बेचने वालों की हम बात करें तो रसिया सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है 46%, फिर फ्रांस, फिर यूएसए। ठीक है, तो भारत का कुल हथियार आयात इस अवधि के दौरान तो रसिया, फ्रांस और यूएसए से सर्वाधिक आयात होता है। और कौन से देश हैं आयात होता है, कौन से देश देखिए आयात करते, हमने बताया कि इंडिया, सऊदी अरब, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया। कौन से देश हैं जो भारत को सर्वाधिक आयात करते हैं? तो याद रखिएगा रफू, रसिया, फ्रांस और यूएस से भारत को सर्वाधिक आयात करते हैं। मतलब भारत सबसे ज़्यादा इनसे खरीदता है, सबसे ज़्यादा रसिया से। उसके बाद जो कौन से ऐसे देश हैं जो विश्व में सर्वाधिक निर्यात करते हैं, निर्यातक हैं विश्व के, तो यूएसए है नंबर 1 पर, फिर रसिया है, फिर फ्रांस है। भारत निर्यातक की दृष्टि से देखें तो 23वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और विश्व में हिस्सेदारी 0.2% ही है। ओके, आप कमेंट करिएगा भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को करता है। ये चीज़ घटना चक्र में दी गई थी, इसीलिए हमने बताया कि घटना चक्र और घटनासार को साथ में रखकर देखिए।
ये कमेंट करिएगा। एफएटीएफ की बैठक हुई है कहाँ पर? पेरिस में आयोजित हुई है। एफएटीएफ की बैठक मार्च 2022 में हुई है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बने रहने का निर्णय लिया गया है। 2018 से ग्रे लिस्ट में इसको डाला गया है। और इसके अलावा एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में ईरान, उत्तर कोरिया भी शामिल है। एफएटीएफ की इस बैठक में यूएई को भी ग्रे लिस्ट में डाला गया। यूएई को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। पाकिस्तान तो था ही, ईरान और उत्तर कोरिया जो है कि ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। ओके, डेमोक्रेसी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आई हुई है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वीडेम वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी संस्थान द्वारा ये जारी की गई है। स्वीडन की वीडेम वैरायटी संस्थान द्वारा जारी की गई। इसमें जो है कि कई प्रकार के डेटा हैं, कई प्रकार के 3-3, 4-4 डेटा आपको मिलेंगे, तो इसलिए याद करेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट वाली डेमोक्रेसी रिपोर्ट याद रखिए। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बनी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये याद रखिए, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। क्वाड देशों का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है, अमेरिका की मेज़बानी में हुआ है। 4 लोग क्वाड देशों में कौन है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ओके, अगला जो नेताओं के आपसी संपर्क और जापान में आगामी शिखर सम्मेलन के महत्वाकांक्षी एजेंडा की दिशा में काम करने पर सहमति बनी, यानी अगला सम्मेलन अमेरिका में होगा। ये वर्चुअल माध्यम से हुआ था। दुबई का इन्फिनिटी ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ पर है? दुबई में, दुबई में इन्फिनिटी ब्रिज है। ओके, मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। एनडीबी का नया सदस्य मिस्र बना है। पिछले वर्ष जो है 3 सदस्य देश बने थे। 3 सदस्य देश कौन बने थे? तो संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। भारत का पड़ोसी बना था बांग्लादेश और यूएई, फिर उरुग्वे 3 बने थे। मिस्र भी आ गया, तो मिस्र अब इसमें ब्रिक्स एनडीबी में सदस्यों की संख्या टोटल 9 हो गई। ब्रिक्स एनडीबी है तो ब्रिक्स के 5 देश हैं, फिर ये 3 और जुड़ गए। इधर यूएई, उरुग्वे, बांग्लादेश पिछले वर्ष, अब मिस्र भी ज्वाइन हो गए, तो टोटल संख्या 9 हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति के द्वारा जारी किया जाता है। 55 देशों में भारत इस वर्ष 2022 में 43rd स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत जो था 40वें स्थान पर था। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी टॉप 3 पर हैं। ओके, और वेनेजुएला 55वें स्थान पर है। भारत 43rd पर है, पिछले वर्ष 40 नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है। 180 देशों में भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप पर कौन से देश हैं? टॉप 3 देश कौन से हैं? तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये तीनों शीर्ष स्थान पर हैं, है ना। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर हैं। ओके, 88 तीनों का स्कोर है, शीर्ष पर हैं। भारत 150 सॉरी भारत के लिए पिछले वर्ष 2020 के लिए यह सूचकांक 40 आकलित था। 180 देशों में 86वें स्थान पर था। 86वें स्थान पर, भ्रष्टाचार में 86 पर था। लेकिन इस बार जो है कि भारत 85 पर हो गया है, 85 पर हो गया है। ओके, ठीक है। टॉप 3 देखिए, रैंक जो है कि 111 रैंक है किसकी? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। शायद यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है क्या? 1, 2, 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा भी गया है कि वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 88 सूचकांक के साथ संयुक्त रूप से फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। वहीं अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान 180वें स्थान पर है। दक्षिणी सूडान 180वें स्थान पर। भारत 2021 में जो रिपोर्ट आई, 2020 में भारत 86 पर था, 180 में, और 2021 में 85 पर है। 1 रैंक का भारत का सुधार हुआ है। सूडान जो है आखिरी नंबर पर है। ओके, और भारत के पड़ोसी देशों में भूटान और चीन की स्थिति भारत से बेहतर है। भ्रष्टाचार में चीन 66 पर है, भारत 85 पर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स में भारत 3रे नंबर पर है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, चीन भारत से बेहतर स्थिति में है, और भारत जो है कि 3रे स्थान पर ब्रिक्स देशों में। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला इजराइल पहला देश बना है। तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने वाली अनुमति देने वाला इजराइल पहला देश बना। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह पर इजमुइडेन में जनवरी 2022 में इसका किया गया। समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा वगैरह ने किया। ओके, ठीक है। तो कहाँ पर? दुनिया का एम्स्टर्डम बंदरगाह, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। WHO ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया। कमिट टू क्विट WHO ही करेगा। डेलाइट 2022 की CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है। 21 देशों में भारत 5वें स्थान पर है। बस इतना याद रखिए। डेलाइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट में भारत 21 देशों में 5वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन पर IPCC की रिपोर्ट जारी हुई है। IPCC क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट एडॉप्शन, जलवायु परिवर्तन पर IPCC की रिपोर्ट है।
इसमें बताया गया है कि अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं और बाढ़ तथा सूखे के कारण भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। भारत और पाकिस्तान सबसे अधिक संवेदनशील हैं। ओके, स्टेटमेंट बनाएगा तो खींचेगा आपको। रिपोर्ट के अनुसार यदि उत्सर्जन प्रभावशाली रूप से कम नहीं होता तो भारत में वेट बल्ब तापमान, जो गर्मी और आर्द्रता दोनों को मापता है, 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए, जो मनुष्यों के लिए घातक है। रिपोर्ट के जारी होने से पहले भारत सरकार ने वार्ता में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बयान में कहा कि भारत ने रिपोर्ट के निष्कर्षों का स्वागत किया है और आईपीसी के अध्ययन के अनुसार हिंदकुश पर्वत श्रृंखला में ग्लेशियर पिघलने से नदी के जल प्रवाह में अस्थायी रूप से सुधार हो सकता है, लेकिन ग्लेशियर द्रव्यमान में दीर्घकालिक नुकसान के कारण यह अल्पकालिक होगा। ओके, मानसून में बदलाव का कृषि और मत्स्य पालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कृषि और मत्स्य पालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद का 20% है। 2050 तक चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज का उत्पाद 8.62% घटने की उम्मीद है। आईपीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति ज़्यादा गौर भारत पर किए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और 2080 तक गोल्डन एप्पल स्नेल, एक आक्रामक विदेशी प्रजाति, फसल की पैदावार के लिए खतरा पैदा कर सकती है। गोल्डन एप्पल स्नेल एक आक्रामक विदेशी प्रजाति फसल की पैदावार के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ओके, यूपीएससी में संभवतः या यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है। लोकतंत्र सूचकांक EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया 167 देशों में भारत को 2020 में 53rd 167 देशों में रखा गया था, लेकिन इस बार 167 देशों में भारत को 46 स्थान पर रखा गया है। लोकतंत्र में भारत का सुधार हुआ है। पिछले वर्ष 53 था, इस वर्ष कितना 46 यानी 46 है 167 देशों में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। 2020 के सूचकांकों में भारत के लिए यह सूचकांक आकलित किया गया। 167 देशों में 53वां स्थान भारत को दिया गया था। दोषपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति भारत को बताया गया कि दोषपूर्ण लोकतंत्र है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड टॉप 3 देश हैं। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड क्या हैं? टॉप 3 देश हैं। याद रखिएगा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड टॉप 3 देश हैं और अफगानिस्तान में सबसे खराब लोकतंत्र है। ओके, भारत जो पड़ोसी देशों में सबसे बेहतर है। भारत के बाद देखिए श्रीलंका है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बाकी जितने भारत के पड़ोसी हैं सब भारत से बेकार हैं लोकतंत्र में। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से संकलित वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। 18वां संस्करण है। भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। 2020 में भी भारत 10वें स्थान पर था। 10वें पर 2020 में भी था, 2021 में भी है। इस वर्ष समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान एक बार फिर खाली हैं, क्योंकि किसी भी देश ने CCPI में समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया है। ओके, डेनमार्क चौथे पर है और ओवरऑल में पहले पे माना जाएगा। डेनमार्क चौथे पे, स्वीडन दूसरे पर, याद रखिएगा। और भारत 10वें स्थान पर, पिछले वर्ष भी 10वें पर ही था। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स हार्म्स रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया है। 30 देशों में भारत 18वें स्थान पर है, नॉर्वे पहले स्थान पर। 30 देशों में भारत 18वें, नॉर्वे पहले स्थान पर है। ओके, COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कई बार हमने डिस्कस किया है। COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ था। भारत का सम्मेलन की अध्यक्षता आलोक शर्मा किए थे, भारतीय मूल के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री। COP26 का ग्लासगो में हुआ, UK के, ठीक है। और इसमें जो है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत रणनीति दी थी, इसको पढ़िएगा। COP26 था तो COP27 मिस्र में होगा, COP28 2022 में UAE में होगा, याद रखिएगा। ओके, ठीक है। G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन हुआ, अक्टूबर में हुआ। 16वां रोम, इटली में हुआ। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी इसका एक मोटो था, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। और भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हमने 150 से अधिक देशों को इस संकट की घड़ी में दवा की आपूर्ति की। और भी कुछ चीज़ें कहें, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो है, G20 की इस बैठक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ पर न्यूनतम 15% टैक्स लगाने पर सदस्य देशों में व्यापक सहमति बनी, जिसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में, 18वां 2023 में भारत में होगा, ठीक है। 2023 में 18वां भारत में होगा। ओके, ठीक है। 17वां इंडोनेशिया में। अभी 16वां कहाँ हुआ है? COP16 G20 का है, G20 देशों का है। 16वां सम्मेलन हुआ इटली के रोम में, 17वां इंडोनेशिया में, 18वां भारत में होगा। 19वां 2024 में ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये कुछ जो है कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको देख लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिए। हम तो तीसरी बार कर रहे हैं, हमको तो आधी चीज़ें याद हो गई ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते। आप भी ऐसे ही बार बार पढ़ते पढ़ते याद कर डालिए। याद नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग, और एग्ज़ाम बहुत करीब है, ठीक है। और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।